Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about pharmacokinetics और इसके अंदर हम जनरल ओवरव्यू देखेंगे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन का और हम डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट एब्जॉर्प्शन के बारे में. तो लेट्स मूव ऑन. If we can go to discuss about overview of pharmacokinetics, तो pharmacokinetic itself क्या है कि what the body does to the drug. हमारे बॉडी ने ड्रग के साथ क्या किया, ये एक्चुअली में क्या है pharmacokinetics. इसके बेसिकली 4 बेसिक प्रोसेसेस होते हैं. नंबर 1 इज़ द एब्जॉर्प्शन, नंबर 2 इज़ डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 3 इज़ मेटाबॉलिज्म एंड नंबर 4 इज़ एलिमिनेशन. So let's see what actually is the absorption. Absorption ये है कि the entry of drug into the plasma from the site of administration. Let's suppose आपने कोई भी drug ली from the oral route और after oral route after oral route the drug reaches into the blood stream. जब वो blood stream या blood plasma तक पहुंच गई आपकी drug from oral route से toward the blood plasma or the blood, तो वो उसकी actually में क्या है absorption है. अब डिटरमाइन द ऑनसेट ऑफ ड्रग एक्शन. रिमेंबर रखिएगा जिसकी एब्जॉर्प्शन स्लो होगी उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन लॉन्गर होगा, जिसकी एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाएगी या तेज़ होगी उसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा वो क्या होगा, जल्दी होगा, और यू कैन से कि कम होगा. सो द सेकेंड वन इज़ डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि रिवर्सिबल मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द ब्लड टू द टिश्यूज़. ड्रग का मूवमेंट ब्लड से टिश्यूज़ की तरफ वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा. अब ये जो ड्रग है वो इंटरस्टिशियल या इंट्रा सेलुलर फ्लूइड दोनों के अंदर मूव कर सकता है. The third one is metabolism. Metabolism is actually the biotransformation of drug and it mainly occurs in the liver. Number 4th is the elimination. Elimination is very important step. It is a removal of drug from the body. बॉडी से ड्रग का रिमूवल क्या होगा, एलिमिनेशन किन रूट से होगा. इट कैन आइदर बी थ्रू यूरिन, इट कैन आइदर बी थ्रू बाइल और थ्रू फीसिस. If we gonna go to the absorption of drugs in the detail, so what actually is the absorption is the transformation of drug from the site of administration to the blood stream. जिस रूट से आपने ड्रग को एडमिनिस्टर किया वहाँ से ब्लड स्ट्रीम तक पहुँचना वो एक्चुअली क्या है, एब्जॉर्प्शन है. रिमेंबर रखिएगा अगर आप कोई भी फार्मूलेशन थ्रू आईवी रूट दे रहे हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी बल्कि डायरेक्टली उसकी क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी. तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स मेनली आपने जो ऑरल रूट से जो ड्रग लेते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, या ऑन द स्किन आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी भी एब्जॉर्प्शन होगी एंड टूवर्ड द ब्लड स्ट्रीम हो जाएगी. लेकिन जो आईवी जो हम डायरेक्टली इन्फ्यूज़ करते हैं विद इन द ब्लड उसकी कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होती बल्कि वो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में जाएगी. Depend on the drug properties and route. Let's move on how absorption actually happens. तो अगर हम mechanism of drug absorption देखा जाए तो basically 4 basic steps हैं जिनके थ्रू absorption होती है drug की. Number 1 is the passive diffusion, number 2 is the facilitated diffusion, number 3 is active transport and number 4 is endocytosis. अगर मैं पैसिव डिफ्यूजन की बात करूं तो ड्रग का मूवमेंट फ्रॉम हाई से लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ड्रग का मूवमेंट क्या होगा, पैसिव डिफ्यूजन होगा. इसमें कोई कैरियर रिक्वायर्ड नहीं है, इसमें कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती एंड दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म इन द बॉडी. अगर हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करें तो इसके अंदर भी कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी लेकिन इसके लिए एक स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन होती है which helps in the movement of drug from or into the cell. Number 3 is the active transport. Active transport move करेगा ड्रग को against the concentration gradient. From low concentration से higher concentration की तरफ ड्रग की मूवमेंट होगी but in the presence of what, ATP. तो इस प्रोसेस के लिए ड्रग की मूवमेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जब होगी तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. नंबर 4th इज़ द एंडोसाइटोसिस.
एंडोसाइटोसिस में ये होता है कि समटाइम जो ड्रग का मॉलिक्यूल होता है वो बहुत ही लार्जर इन साइज़ होता है और उसका लार्जर मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो वो जाके सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर जाके बाइंड होगा और सेल मेम्ब्रेन उसको क्या कर लेती है, इंगल्फ कर लेती है। वन ऑफ द कॉमन एग्जांपल इज़ विटामिन B12। So number fourth one is the factors, now we are going to discuss about the factors affecting the drug absorption। कौन कौन से ऐसे factors हैं जो कि drug की absorption के ऊपर impact डालते हैं। तो number one is the pH, number two is the blood flow toward the absorption site, number three is the surface area, number four is the contact time, and number five is P glycoprotein expression। सबसे पहले हम पीएच को डिस्कस करने वाले हैं। रिमेंबर रखिएगा कि जो भी हम ड्रग लेते हैं वो या तो वीक एसिड होगी या वीक बेस होगी। अब वीक एसिड HA है, आयनाइज होके H पॉजिटिव आयन और A नेगेटिव आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। सिमिलरली जो वीक बेसिस होती हैं वो एक्चुअली इन द प्रेजेंस ऑफ आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो आयनाइज होके B+H पॉजिटिव बनाती हैं। तो अब रिमेंबर रखिएगा जो अनआयनाइज ड्रग्स होंगी वो इजीली क्रॉस कर जाती हैं मेम्ब्रेन से। तो अगर कोई भी ड्रग है उसने एब्जॉर्ब होना है तो उस ड्रग को अनआयनाइज स्टेट में होना लाजमी है। अगर उसने एब्जॉर्प्शन या सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है तो अनआयनाइज्ड होना ड्रग का लाजमी होता है। अब पीकेए एक्चुअली वो वैल्यू है जहाँ पर ड्रग आधी आयनाइज स्टेट में होगी और आधी अनआयनाइज स्टेट में होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं पीकेए वैल्यू। अब जिसकी पीकेए वैल्यू कम होगी उसकी एब्जॉर्प्शन कम होगी, जिसका पीकेए वैल्यू बड़ा होगा उसकी एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी। लोअर द पीकेए वैल्यू मोर एसिडिक, हायर पीकेए वैल्यू मोर बेसिक होगा। एब्जॉर्प्शन लार्जली डिपेंड करती है ऑन द पीएच एंड पीकेए। अब रिमेंबर रखिएगा जो मोर एसिडिक है, वीकली एसिडिक अगर हम ड्रग ले रहे हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए भी एसिडिक मीडियम चाहिए। अगर हम वीकली बेसिक ड्रग ले रहे हैं तो उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो भी कौन से मीडियम में होगी, बेसिक मीडियम में होगी। So let's move on toward the next common factor on which the absorption depends, that is the blood flow to the absorption site। अब कुछ ऑर्गन की तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है देन अदर ऑर्गन्स विद इन द बॉडी। तो जिन ऑर्गन्स की तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा वहाँ से एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग ज़्यादा तेज़ी से होगी या ज़्यादा जल्दी होगी। अब जो इंटेस्टाइन होता है उसकी तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है देन टूवर्ड द स्टमक, तो इंटेस्टाइन से ड्रग की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी देन स्टमक। नंबर 3 इज़ द सरफेस एरिया। अब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। अब जो इंटेस्टाइन होता है उसकी वॉल्स के ऊपर विलाय और माइक्रोविलाय होते हैं जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं, जो कि 1000 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ द स्टमक। तो जो चूँकि सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ड्रग की एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन के अंदर ज़्यादा होगी देन फ्रॉम द स्टमक। रिमेंबर रखिएगा, ग्रेटर सरफेस एरिया ग्रेटर इज़ द एब्जॉर्प्शन। another factor is the contact time। अब जितनी ज़्यादा ड्रग किसी सरफेस के ऊपर रहेगी उतनी ज़्यादा उसकी एब्जॉर्प्शन होगी। लेट्स सपोज इफ़ अ पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम द लूज मोशन, तो उसमें क्या होता है कि जो पेरिस्टालसिस होती है वो ज़्यादा तेज़ी से हो रही होती है, तो उस पेरिस्टालसिस की वजह से ड्रग का जो कांटेक्ट टाइम होगा विद द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन वो कम होगा और ड्रग की एब्जॉर्प्शन कम होगी। तो रैपिड जीआई मूवमेंट, अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की मूवमेंट ज़्यादा तेज़ी से हो रही है तो एब्जॉर्प्शन कम होगी, और अगर जीआई ट्रैक की मूवमेंट स्लो है तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। And the another one is delayed emptying may also slow absorption. An important point is food delays gastric emptying. The delayed emptying may slow the absorption. This is also one of the factor. P glycoprotein, these are actually the transmembrane
ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं विद इन द सेल्स के अंदर, और ये क्या करती है कि ये ड्रग को पंप करती हैं आउट ऑफ द सेल्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो ये एब्जॉर्प्शन को विद इन द सेल ऑफ द ड्रग डिक्रीज करती हैं। पी ग्लाइकोप्रोटीन reduces the drug absorption, but किसके अंदर, within the cell. So this was all about pharmacokinetics.